प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं सरफराज खान, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, SKBM इंटर कॉलेज दिलदार नगर गाजीपुर से। प्यारे बच्चों, आज हम विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति के दूसरे भाग का हम अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हम पहले भाग का अध्ययन कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो कंटेंट है इसको आप समझेंगे। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का जो आज का कंटेंट है ये जो है अभिधारणाओं पर आधारित है। आज का जो कंटेंट है प्यारे बच्चों, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रकाश की कणीय प्रकृति, फोटॉन के बारे में पढ़ेंगे, द्रव्य की तरंग प्रकृति क्या होती है, डेविसन तथा जर्मर का क्या प्रयोग है, उसके साथ ही आंकिक प्रश्न जो है आज के कंटेंट में इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहला हमारा जो कंटेंट है आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इस आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण से हम जानेंगे कि जो विकिरण की प्रकृति होती है वो जो है फोटॉन की प्रकृति होती है, एक कण की भी प्रकृति होती है, अर्थात वो तरंग के साथ साथ एक कण की भांति व्यवहार करता है, अर्थात उसका डुअल नेचर होता है, यानी द्वैत प्रकृति होती है। प्यारे बच्चों, आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो है घटना की व्याख्या जो है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। प्यारे बच्चों, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हम जानेंगे। प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर hν होती है, जहां h प्लांक नियतांक और न्यू जो है प्रकाश की आवृत्ति है। प्यारे बच्चों, समझेंगे आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सफलतापूर्वक किया, और आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या करके उन्होंने बताया कि विकिरण की प्रकृति जो है एक कण की भी प्रकृति होती है, यानी फोटॉन की तरह यह व्यवहार करता है। इसके लिए उन्होंने जो है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या उन्होंने किया। प्यारे बच्चों, प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर hν होती है, जहां h जो है प्लांक नियतांक है और न्यू जो है वो प्रकाश की आवृत्ति। प्यारे बच्चों, आइंस्टीन ने देखा जब किसी धातु के पृष्ठ पर जब हम किसी फोटॉन को डालते हैं तो वह फोटॉन अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के पृष्ठ में उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करके अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता है। और जो अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता है, प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन इस फोटॉन की ऊर्जा hν को अवशोषित करता है, अवशोषित करके इसका कुछ ऊर्जा जो है वो कुछ ऊर्जा लेकर के वह धातु के पृष्ठ से बाहर आ जाता है, और शेष बची हुई ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर देता है। लेकिन प्यारे बच्चों, सभी इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से नहीं निकलते, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर से भी निकलते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जो सबसे भीतर होगा इलेक्ट्रॉन, उसको बाहर आने के लिए और इलेक्ट्रॉनों से धक्का मुक्की करके बाहर आना होगा, जिससे वो अपनी ऊर्जा को क्या करेगा, कुछ ऊर्जा को खो देगा। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से उत्सर्जित होगा तो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। प्यारे बच्चों, हम इस व्याख्या के अनुसार देखेंगे कि कोई फोटॉन जो अपनी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन को देता है वो दो भागों में व्यय करता है। इस व्याख्या के अनुसार हम कह सकते हैं कि फोटॉन की ऊर्जा hν = φ0 यानी कार्यफलन, जिससे वो निकल करके बाहर आता है, और प्लस E और उसको गतिज ऊर्जा प्रदान कर देता है, यानी E हम के अधिकतम करेंगे। प्यारे बच्चों, तो हम समझेंगे कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या को हम जो है इस फ्लैश बोर्ड पर प्यारे बच्चों देखते हैं कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की।
इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटान कहते हैं। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा h न्यू होती है, जहां न्यू प्रकाश की आवृत्ति तथा h प्लांक नियतांक है। प्यारे बच्चों, आगे हम आइंस्टाइन ने उसकी विवेचना किया, जब कोई फोटान धातु की प्लेट पर गिरता है तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा h न्यू को धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है और उसका स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस ऊर्जा का कुछ भाग जो है इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर निकलने में व्यय हो जाता है तथा शेष ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाता है। परंतु सभी इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से नहीं उत्सर्जित होते। जो इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होते हैं वो कुछ ऊर्जा खो देते हैं, अर्थात धातु से भिन्न भिन्न ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। प्यारे बच्चों, अब जो है आगे हम माना धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो ई अधिकतम तथा कार्यफलन फाई नॉट है। जो आइंस्टाइन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की, उस व्याख्या को हम गणितीय रूप में इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फोटान की जो ऊर्जा है वो h न्यू ई अधिकतम गतिज ऊर्जा और प्लस फाई नॉट कार्यफलन के रूप में दो रूपों में व्यय हो जाती है। इसको हम इस प्रकार में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ई अधिकतम इक्वल टू h न्यू माइनस फाई नॉट, जहां h न्यू इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटान की ऊर्जा है। इस समीकरण को ही आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। इसकी सहायता से प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की आइंस्टाइन ने सफलतापूर्वक व्याख्या किया। प्यारे बच्चों, आगे हम देखेंगे कि जो हमने पीछे पढ़ा था, हॉल-बॉक्स तथा लिनार्ड ने जो परीक्षण के माध्यम से जो रिजल्ट प्राप्त किए थे, उसके रिजल्टों को प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम से हम जानते थे। उन नियमों की व्याख्या जो है हम यहाँ देखेंगे आइंस्टाइन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से सफलतापूर्वक की गई। प्यारे बच्चों, यदि दी हुई न्यू के प्रकाश की तीव्रता अगर बढ़ाई जाए तो धातु के पृष्ठ पर प्रति सेकंड टकराने वाले फोटानों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ जाएगी, परंतु प्रत्येक फोटान की ऊर्जा h न्यू ही रहेगी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे गतिज ऊर्जा जो है उसकी उतनी ही रहेगी। प्यारे बच्चों, हम जो है अगर न्यू को बढ़ाएं, अगर हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएं तो धातु पृष्ठ से प्रति सेकंड टकराने वाले फोटानों की संख्या का अनुपात बढ़ जाएगा, परंतु फोटान की ऊर्जा h न्यू जो है नहीं बढ़ेगी। अगर h न्यू नहीं बढ़ेगी तो h न्यू माइनस h न्यू 0 है। कार्यफलन भी जो है प्यारे बच्चों जो नहीं बढ़ता है, कार्यफलन h न्यू होता है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा उसकी उतनी ही रहेगी। दूसरा हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि अधिकतम गतिज ऊर्जा ई अधिकतम आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के बढ़ाने पर बढ़ती है। प्यारे बच्चों, अगर हम न्यू को बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू को बढ़ाने पर हम देखते हैं कि जो है ये क्या होती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो हमको समझना है कि प्रकाश की तीव्रता अगर बढ़ाई जाए तो गतिज ऊर्जा उतनी ही रहेगी, लेकिन आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। प्यारे बच्चों देखेंगे यहाँ तीसरा है कि यदि इस समीकरण से व्याख्या की जा रही है आइंस्टाइन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से कि यदि आवृत्ति न्यू लेस देन न्यू 0 है तब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक है, जो कि असंभव है। अर्थात यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के मान से कम है, यानी न्यू के मान से कम है, पहली आवृत्ति न्यू के मान से कम है, तो कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित नहीं होता, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितना ही बढ़ाया क्यों न जाए। अब आगे प्यारे बच्चों हम यहाँ इसको भी देखेंगे कि धातु पर जो ही फोटान गिरता है तथा तुरंत हम देखते हैं कि उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। यानी इस घटना में कोई समय पश्चता नहीं होता, कोई टाइम लॉग नहीं होता, कोई समय नहीं लगता है। एक तरफ से धातु के पृष्ठ पर इधर इलेक्ट्रॉन गिरता है और तुरंत ही वो क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। प्यारे बच्चों, आगे हम उस आइंस्टीन समीकरण की विवेचना को करेंगे, उसके माध्यम से
हम समझेंगे जो आइंस्टीन का समीकरण था E के इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट था, जहां आप जानते हैं कि V0 है जो है निरोधी विभव है, न्यू जो है प्रकाश की आवृत्ति है, फाई नॉट जो है वो क्या है कार्य फलन। अब हम यहाँ न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो के लिए ले रहे हैं, यानी प्रकाश की आवृत्ति जो है देहली आवृत्ति से क्या है अधिक है। तब प्यारे बच्चों देखेंगे हम EK के स्थान पर जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं EV0 लिख सकते हैं। तो EK के जगह पर लिख दिया गया EV0 इक्वल टू H न्यू माइनस फाई नॉट लिख दिया गया। प्यारे बच्चों अगर इसको हम V0 इक्वल टू लिखेंगे तो E से डिवाइड हो जाएगा, H बटा के E हो जाएगा, न्यू हो जाएगा माइनस फाई नॉट बटा के E हो जाएगा। प्यारे बच्चों V0 के विरुद्ध का वक्र एक सरल रेखा प्राप्त होता है जिसका ढलान H बटा के E जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। प्यारे बच्चों इस सिद्धांत से जो हॉलबॉक्स तथा लेनार्ड ने परीक्षण किया था उस प्रायोगिक परीक्षण की व्याख्या सैद्धांतिक रूप से प्रकाश वैद्युत प्रभाव के समीकरण के माध्यम से की गई और इस प्रकार यह ज्ञात हुआ कि विकिरण की जो प्रकृति होती है वह कण की भी प्रकृति होती है, अर्थात विकिरण तरंग के साथ साथ कण का भी गुण रखता है, जिस कारण उसकी प्रकृति जो है विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात दोहरी प्रकृति होती है। आगे प्यारे बच्चों अगला कंटेंट है प्रकाश की कणीय प्रकृति। अब हम फोटॉन के बारे में हम प्यारे बच्चों चर्चा करेंगे। प्रकाश की कणीय प्रकृति के बारे में जो अभी आइंस्टाइन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बताया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव ने इस विलक्षण तथ्य को प्रमाणित किया कि प्रकाश किसी द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया में इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे यह क्वांटम अथवा ऊर्जा के पैकेट जिनमें प्रत्येक की ऊर्जा h न्यू से बना हुआ है। आइंस्टाइन महत्वपूर्ण परिमाण पर पहुंचे कि प्रकाश क्वांटम से संवेग को हम संबद्ध कर सकते हैं। प्यारे बच्चों इस कण का नाम आइंस्टाइन ने फोटॉन रखा। प्यारे बच्चों हम वैद्युत चुंबकीय विकिरण के फोटॉन चित्रण का सारांश हम निम्न प्रकार दे सकते हैं जो कि हमको परीक्षणों से प्राप्त हुआ। उसमें पहला है हम देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि विकिरण के द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया में विकिरण इस प्रकार व्यवहार करता है मानो यह ऐसे कणों से बना है जिसे हम क्या कहते हैं फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h न्यू तथा संवेग P बराबर h न्यू बाई c होता है। प्यारे बच्चों एक निश्चित आवृत्ति न्यू तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा के लिए फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h न्यू या hc बाई लैम्डा होता है तथा संवेग P बराबर h न्यू बाई c या h बाई लैम्डा एक समान होते हैं। प्यारे बच्चों फोटॉन एक विद्युत उदासीन कण है, अगर इसको वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं किया जा सकता। प्यारे बच्चों फोटॉन कण अगर संघट करता है जैसे फोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संघट में कुल ऊर्जा संवेग क्या होता है संरक्षित रहता है, यानी फोटॉन कण संघट में कुल ऊर्जा तथा संवेग क्या होता है संरक्षित रहता है। प्यारे बच्चों फोटॉन के बारे में बताया गया, फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है, फोटॉन का संवेग क्या होता है। तो साथ ही साथ जो है हम जो है फोटॉन की ऊर्जा संवेग और जो है हम फोटॉन की आवृत्ति के बारे में प्यारे बच्चों यहाँ पर हम समझे। हमको ये पता चला कि फोटॉन की जानकारी के बाद कि जो विकिरण की प्रकृति होती है वो जो है तरंग के साथ साथ कण की भी प्रकृति होती है। तो आइंस्टाइन के प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि जो प्रकाश की जो विकिरण की जो प्रकृति है वो तरंग के साथ साथ द्रव्य की भी प्रकृति है, यानी तरंग के साथ साथ कण की भी प्रकृति है। आगे प्यारे बच्चों हम द्रव्य की तरंग प्रकृति का हम अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों हम द्रव्य की तरंग प्रकृति का यदि हम अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले लुईस विक्टर दे ब्रॉगली ने एक परिकल्पना को प्रस्तुत किया कि पदार्थ के गतिमान कण उपयुक्त परिस्थितियों में तरंग सदृश गुण प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों दे ब्रॉगली ने यह बताया कि उपयुक्त परिस्थितियों में जो है द्रव्यमान के जो कण होते हैं वो भी तरंग सदृश होते हैं, यानी तरंग के समान होते हैं। इसके लिए दी ब्रॉगली ने एक व्यंजक स्थापित किया
जिसको हम कहते हैं कि लेमडा बराबर, प्यारे बच्चों, जिसको हम कहते हैं कि लेमडा बराबर h बटा के p होता है। प्यारे बच्चों, दी ब्रॉगली ने एक संबंध स्थापित किया। दी ब्रॉगली ने बताया कि जो द्रव्य के कण हैं उनकी भी प्रकृति जो है तरंग की प्रकृति की जैसी होती है। उसके आधार पर उन्होंने एक सूत्र की उत्पत्ति की। जो सूत्र की जो उन्होंने उत्पत्ति किया उसमें लेमडा बराबर h बटा के p प्राप्त हुआ, जिसको हम दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, अर्थात द्रव्य की तरंग प्रकृति को ये जो है सिद्धांत उसकी पुष्टि करता है। प्यारे बच्चों, इस समीकरण में आप देखेंगे कि फोटान की ऊर्जा जैसा हमने पढ़ा E बराबर h न्यू होता है, और हम जानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा E बराबर mc स्क्वायर होता है। अगर h न्यू और mc स्क्वायर को हम इक्वल कर देते हैं, और अगर इक्वल करते हैं और साथ ही साथ इसमें न्यू का मान रख देते हैं, तो प्यारे बच्चों देखेंगे कि यह hc बटा लेमडा बराबर mc स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि c से c दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे तो h बटा लेमडा इक्वल टू mc हो जाएगा। प्यारे बच्चों, या h बटा हम लेमडा इक्वल टू इसको p भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ इसको लेमडा बराबर h बटा के p भी हम लिख सकते हैं। चूंकि p बराबर mb होता है तो लेमडा बराबर h बटा के mb भी हम लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, लेमडा बराबर जो h बटा p प्राप्त होता है, इसको हम दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का हम समीकरण कहते हैं। अब आगे देखेंगे कि दी ब्रॉगली ने यह देखा कि फोटान के लिए भी हम तरंग दैर्ध्य निकाल करके देखते हैं। चूंकि फोटान एक क्या है, कण है, तो फोटान कण है, तो इसके लिए भी उन्होंने क्या किया, एक समीकरण प्राप्त किया। जैसा कि फोटान का हम जानते हैं संवेग p बराबर h न्यू बाई c होता है, इसको h बटा p बराबर c बाई लेमडा लिख सकते हैं, या लेमडा बराबर हम देखते हैं कि ये भी h बटा के p प्राप्त होता है। तो दी ब्रॉगली ने देखा कि द्रव्य के कण जो तरंग की प्रति अभिग्रहित, उन्होंने किया कि द्रव्य कण जो तरंग की प्रकृति रखते हैं उनके लिए भी लेमडा का मान h बाई p आता है, और फोटान एक कण है, इसके लिए भी तरंग दैर्ध्य हम निकालते हैं तो वो भी देखते हैं कि h बटा के p प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, फोटान ने, प्यारे बच्चों, दी ब्रॉगली ने यह निष्कर्ष निकाला, एक फोटान का दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य समीकरण विद्युत चुंबकीय समीकरण विकिरण तरंग दैर्ध्य के समान होता है, तथा फोटान की विकिरण ऊर्जा तथा संवेग क्वांटम है। प्यारे बच्चों, यानी हम यहाँ समझेंगे कि दी ब्रॉगली ने बताया कि द्रव्य की तरंग प्रकृति होती है, जिसके लिए लेमडा बराबर h बटा के p उन्होंने प्राप्त किया। फिर फोटान एक कण की प्रकृति है, उसके लिए भी देखा लेमडा का मान h बटा p आ रहा था, दोनों समान आ रहा था। इससे इसकी पुष्टि होती है कि जो है हम द्रव्य कण जो है वो एक तरंग की भांति भी क्या करता है, व्यवहार करता है। अब प्यारे बच्चों, अब जो है दी ब्रॉगली ने एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के उन्होंने तरंग दैर्ध्य की गणना की। एक इलेक्ट्रॉन जिसे विरामावस्था से एक भी विभव पर त्वरित किया जाता है, तो हम विचार करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k इस पर विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य v के क्या होगा, बराबर होगा। हम पढ़ चुके हैं पीछे k बराबर EV होता है। अगर हम गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगाएं तो k इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होता है। अब प्यारे बच्चों, इस mv को p में अगर हम कन्वर्ट करते हैं संवेग में, तो k बराबर p स्क्वायर बटा के 2m हो जाएगा। अब इसको p बराबर लिखेंगे तो √2m हो जाएगा, या k का मान ev रखेंगे तो संवेग p बराबर √2mev हो जाएगा। तब इलेक्ट्रॉन का दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर h बाई p होता है, जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा। इसमें इस p का मान रखते हैं तो लेमडा बराबर 1 बटा के करणी में 2m के, या k का मान रखते हैं तो h बटा के करणी में 2me भी प्राप्त होता है। अब हम इस फार्मूले में hme के संख्यात्मक मान को स्थापन करके हम जानते हैं कि प्लांक नियतांक का मान 6.63 × 10 के घात -34, और हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10 के घात -31, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10 के घात -19, इसको रख करके हम कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का एक फार्मूला प्राप्त होता है, जो लेमडा बराबर 1.227 बटा के √v प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, जहां भी त्वरक विभव का वोल्ट में मान है, अगर हम
त्वरक विभव को 120 वोल्ट रख करके कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि लैम्डा का मान 0.112 नैनोमीटर होता है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज के लिए ये जो प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होती है वो तरंग प्रकृति होती है, क्योंकि डी ब्रॉगली ने जो है 120 वोल्टेज त्वरित विभव के लिए लैम्डा का मान प्राप्त किया अपने फार्मूले से, जिसका मान 0.112 नैनोमीटर प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज के लिए जो पुष्टि करता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति तरंग प्रकृति है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज के लिए जो है डी ब्रॉगली को नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्यारे बच्चों, हम समझेंगे कि डी ब्रॉगली ने यह बताया कि जो द्रव्य के कण हैं उनके अंदर भी तरंग प्रकृति होती है, यानी द्रव्य के कण भी डुअल नेचर रखते हैं, यानी द्वैत प्रकृति रखते हैं, यानी दो प्रकार का उनके पास नेचर होता है कि द्रव्य का कण भी होता है और वही कण तरंग की तरह व्यवहार करता है। जैसा कि यहाँ डी ब्रॉगली ने समझाया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक कण है, और उन्होंने अपने फार्मूले में उसका तरंग दैर्ध्य निकाल करके दिखाया कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति, कण की प्रकृति जो है तरंग की भी प्रकृति है। इस प्रकार ये दोनों जो है डुअल नेचर रखते हैं। अब डी ब्रॉगली ने जो दिखाया कि द्रव्य के कण जो है वो जो है दो प्रकृति रखते हैं, वो जो है वो एक प्रकृति उनकी जो है तरंग की होती है और दूसरी एक प्रकृति जो उनकी द्रव्य की प्रकृति होती है। इसकी व्याख्या जो है डेविसन तथा जर्मर ने अपने प्रायोगिक अध्ययन में प्रयोग के माध्यम से डी ब्रॉगली की व्याख्या की पुष्टि किया इन्होंने। प्यारे बच्चों, हम देखेंगे डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग क्या है। हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम सीजे डेविसन तथा एलएच जर्मर के द्वारा सन 1927 में तथा स्वतंत्र रूप से जीपी टॉमसन के द्वारा 1928 में सत्यापित की गई थी। प्यारे बच्चों, डेविसन तथा जर्मर ने जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति है उसको प्रयोग के माध्यम से डेविसन और जर्मर ने क्या किया, सत्यापित किया। डेविसन तथा जर्मर का प्रायोगिक चित्र की व्यवस्था आप प्यारे बच्चों आप देखेंगे आपके सामने है। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि डेविसन जर्मर के प्रयोग में उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति है वो तरंग की प्रकृति है। ये प्रयोग माध्यम से उन्होंने इसको सिद्ध किया, जिससे डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य या डी ब्रॉगली के सिद्धांत की पुष्टि होती है। प्यारे बच्चों, सबसे हम समझेंगे कि डेविसन और जर्मर के प्रयोग में तीन इसमें हम कारक हैं, वो क्या क्या है सबसे पहले उसको समझेंगे। पहला होता है इलेक्ट्रॉन गण, दूसरा होता है लक्ष्य और तीसरा होता है संसूचन। प्यारे बच्चों, इन तीन कंटेंटों के आधार पर डेविसन और जर्मर को ये हम तीन भागों में डिवाइड करके इसको हम पढ़ रहे हैं। आप प्यारे बच्चों देखेंगे डेविसन तथा जर्मर ने एक फिलामेंट लिया जिसको हम तंतु कहते हैं। इस पर बेरियम ऑक्साइड की क्या होती है, लेप चढ़ी होती है। प्यारे बच्चों, इसको लो टेंशन की बैटरी यानी कम विभव की बैटरी से क्या करते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं। जो ही हम जोड़ करके इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, हम तंतु से देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होने लगता है। प्यारे बच्चों, अब जो है जो इलेक्ट्रॉन तंतु से निकलते हैं, आगे जो है एक बेलनाकार आकृति आपके सामने है, इसमें एक छिद्र है। अब जो है हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये एनोड है और इसका संबंध हम एक उच्च विभव की बैटरी से कर देते हैं। कितना हुआ प्यारे बच्चों? फ्लैश बोर्ड पर हम देखेंगे कि डेविसन तथा जर्मर की प्रायोगिक व्यवस्था चित्र में दर्शाई गई है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो एक टंगस्टन तंतु F की बनी होती है, जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है। इसे कम विभव से गर्म किया जाता है। किसी उच्च वोल्टता ऊर्जा स्रोत हाई टेंशन बैटरी द्वारा उपयुक्त विभव वोल्टता के अनुप्रयोग से तंतु द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को ऐच्छिक वेग तक त्वरित किया जाता है। इन्हें एक बेलन जिसमें इसके अक्ष के समांतर पतले छिद्र होते हैं से परित करके एक पहले किरण पुंज के रूप में समांतरित कर लिया जाता है। इस किरण पुंज का एक निकेल क्रिस्टल के पृष्ठ पर डाला जाता है। क्रिस्टल के परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में प्रकीर्णित होते हैं। किसी दिशा में प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता को इलेक्ट्रॉन संसूचक के द्वारा मापा जाता है।
संसूचक का मतलब संग्राहक के द्वारा मापा जाता है। संसूचक को वृत्ताकार मापनी पर घुमाया जा सकता है और एक सुग्राही गैल्वानोमीटर के साथ समायोजित कर दिया जाता है। जो भाग को अंकित करता है गैल्वानोमीटर में विक्षेपित संग्राहक में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। इस उपकरण को एक निर्वातित कोष्ठ में परिबद्ध कर देते हैं। संसूचन को वृत्ताकार मापनी पर विभिन्न स्थितियों में घुमाकर प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता के विभिन्न अक्षांश कोण का मान लेते हैं। थीटा को जो कि आपतित आई प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन के किरण पुंजों के बीच का कण होता है। प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की तीव्रता आई में प्रकीर्णन कोण थीटा के साथ परिवर्तन को विभिन्न त्वरक विभवों के लिए प्राप्त किया जाता है। प्यारे बच्चों, हम समझेंगे कि डेविसन तथा जर्मर ने जो प्रयोग किया उसमें इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की उन्होंने क्या किया, पुष्टि किया। इसके लिए उन्होंने 3 पार्ट, उसमें 3 हिस्सा है जिसको हम समझेंगे। एक इलेक्ट्रॉन गंड है, दूसरा आपका जो है लक्ष्य है और तीसरा आपका जो है संसूचन है। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन गन में क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट का तंतु होता है जिस पर बेरियम ऑक्साइड की लेप चढ़ी होती है, जिसको हम लो टेंशन बैटरी से जोड़ते हैं और जब उसमें हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। प्यारे बच्चों, ये भाग जो है आपका इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है और इस इलेक्ट्रॉन गन से निकलने वाली बारीक किरण पुंज को जो है हम निकल के लक्ष्य पर हम डालते हैं। जो लक्ष्य है जिसको हम एक उच्च विभव की बैटरी से हम विभव देते हैं लक्ष्य को, जिससे प्रकीर्णित जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हम एक गैल्वानोमीटर पर डालते हैं, जिससे उसका क्या होता है, संसूचन होता है। अब प्यारे बच्चों, दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य में हमने जो वोल्टेज लगाया है, हम देखेंगे जर्मर और डेविसन ने जो वोल्टेज दिया वो 54 वोल्ट है। इसको जो है उन्होंने तरंग दैर्ध्य के दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के फार्मूले में रखा। दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h/p या 1.227/√v होता है। v का मान अगर 54 रखते हैं तो हम देखते हैं कि लैम्डा का मान 0.167 नैनोमीटर आता है। डेविसन जर्मर प्रयोग ने इस प्रकार प्रभावी रूप से इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति तथा ब्रॉगली संबंध की पुष्टि किया। यानी उन्होंने बताया कि डी ब्रॉगली तरंग की पुष्टि किया और साथ ही साथ जो है उन्होंने उनकी समीकरण की भी क्या की, पुष्टि की। इस प्रकार डेविसन और जर्मर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होती है वो एक तरंग की प्रकृति होती है। इस प्रयोग के माध्यम से जब हम लैम्डा का मान हम 0.167 नैनोमीटर प्राप्त करते हैं तो पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या है, एक जो है तरंग की भी प्रकृति है। अब जो है आगे हम देखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें अगला हमारा जो टर्म्स है वो प्यारे बच्चों आगे हम आंकित प्रश्न का अध्ययन करेंगे। आंकित प्रश्नों के कुछ एग्जाम्पल को हम लेते हैं यहाँ पर। जैसे आपके सामने है 6×10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का एक वर्णित प्रकाश किसी लेजर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। उत्सर्जन क्षमता 2×10⁻³ वाट है। नंबर ए, प्रकाश कण पुंज में किसी फोटॉन की ऊर्जा कितनी है। नंबर बी, स्रोत के द्वारा औसत तौर पर प्रति सेकंड कितने फोटॉन उत्सर्जित होते हैं। प्यारे बच्चों, हम इसमें देखेंगे आवृत्ति दिया हुआ है। आवृत्ति न्यू का मान जो है 6×10⁻14 हर्ट्ज है और जैसा कि हम जानते हैं प्लांक नियतांक h का मान 6.63×10⁻34 जूल इंटू सेकंड होता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, प्रकाश किरण पुंज में कितनी फोटॉन की ऊर्जा है। हम जानते हैं, हमने अभी पढ़ा पीछे कि फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होता है। हम इसमें h का मान रखेंगे 6.63×10⁻34 जूल इंटू सेकंड। न्यू आवृत्ति रखेंगे 6×10⁻14 हर्ट्ज और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा फोटॉन की ऊर्जा 3.98×10⁻10 जूल प्राप्त होगा। प्यारे बच्चों, सेकंड में स्रोत के द्वारा औसत तौर पर प्रति सेकंड कितने फोटॉन उत्सर्जित होते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं यदि स्रोत के द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या N है तो विकिरण पुंज से संचरित क्षमता P प्रति फोटॉन ऊर्जा E के n गुना होगा, जिसको हम P बराबर NI से प्रदर्शित कर सकते हैं या इसको n बराबर हम P बटा के E लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, P का मान आप देखेंगे उत्सर्जन क्षमता 2×10⁻³ वाट है।
तो यहाँ P के जगह पर 2 × 10 के घात -3 वाट और बटा में जो है E का मान 3.98 × 10 के घात -19 जूल है। प्यारे बच्चों, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 × 10 के घात 15 फोटॉन प्रति सेकंड जो है आपके उत्सर्जित होंगे। इसी के आगे हम देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल का हम स्टडी करते हैं। प्यारे बच्चों, इसको हम देखेंगे कि 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित देवरागली तरंग दैर्ध्य का परिकलन कीजिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने द्विब्रागली तरंग दैर्ध्य में हमने पढ़ा था, लैम्डा बराबर h/kT या 1.227 बराबर अंडर V नैनोमीटर के क्या होता है बराबर होता है। प्यारे बच्चों, देख सकते हैं इसमें वोल्टेज जो है 100 वोल्ट दिया गया। अगर यहाँ हम V का मान 100 रख दें तो 100 का वर्गमूल 10 होता है और 10 से इसमें डिवाइड करें तो 0.1227 होगा या इसको 0.123 nm यानी नैनोमीटर लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन से संबंधित देवरागली तरंग दैर्ध्य एक्स किरण तरंग दैर्ध्य की कोटि का है। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम अगले उदाहरण को देखते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो 5.4 में 10 के घात 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है, B इसमें है 150 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को 30 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है, कॉमा से जुड़ी ब्राउली तरंग दैर्ध्य क्या होगा। दोनों कंडीशनों में आपसे द्विब्राउली तरंग दैर्ध्य को क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। पहले हम संबंध को देखेंगे। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो m बराबर 9.11 × 10 के घात -31 kg है। जो इलेक्ट्रॉन की चाल यहाँ दिया हुआ है V बराबर 5.4 में 10 के घात 6 मीटर पर सेकंड। हम सबसे पहले क्या करेंगे, संवेग निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं द्विब्राउली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h/p होता है। प्यारे बच्चों, तो संवेग बराबर जानते हैं द्रव्यमान में वेग होता है, तो P बराबर mv हो जाएगा। m का मान 9.11 × 10 के घात -31 kg और न्यू का मान 5.4 में 10 के घात 6 मीटर पर सेकंड। दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों, तो 4.92 × 10 के घात -24 किग्रा मीटर पर सेकंड जो है हमको संवेग प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं कि देवरागली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है h/p। अब प्यारे बच्चों, देवरागली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h/p होता है। हम जानते हैं कि h एक प्लॉन्क नियतांक है जिसका मान 6.63 × 10 के घात -34 जूल सेकंड होता है। बटा में प्यारे बच्चों हम P का मान अभी निकाले हैं 4.92 × 10 के घात -24 kg मीटर पर सेकंड। अगर इसको डिवाइड करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो लैम्डा बराबर 0.135 नैनोमीटर प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, इसमें दूसरा कंडीशन है कि अगर 150 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को 30 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है तो इससे जुड़ी देवरागली तरंग दैर्ध्य को ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, यहाँ अब जो द्रव्यमान दिया हुआ है वो दिया है 150 ग्राम। ग्राम को केजी में बदलेंगे तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे। प्यारे बच्चों, 1000 से तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो m डैश 0.150 kg हो जाएगा। वेग जो है v डैश 30 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। पुनः हम संवेग निकालेंगे, v डैश m डैश v डैश, m डैश का मान दिया है, v डैश का मान दिया है, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो v डैश बराबर 4.50 किग्रा मीटर पर सेकंड संवेग हमको प्राप्त होगा। प्यारे बच्चों, अब हम द्विब्रागली तरंग दैर्ध्य का फार्मूला लगाएंगे तो हम लैम्डा डैश बराबर h/k हम p डैश करेंगे तो लैम्डा डैश बराबर h एक प्लॉन्क नियतांक है, इसका मान 6.63 × 10 के घात -34 जूल सेकंड है और बटा में हम मान रखेंगे p संवेग का 4.50 किग्रा मीटर पर सेकंड है। इसका हम डिवाइड करते हैं तो लैम्डा डैश बराबर प्राप्त होता है 1.47 × 10 के घात -34 मीटर। इलेक्ट्रॉन के लिए देवरागली तरंग दैर्ध्य एक्स किरण तरंग दैर्ध्य के समान है, परंतु गेंद के लिए यह प्रोटॉन के आकार के लगभग 10 के घात 19 गुना है, जो प्रायोगिक मापन की सीमा के बिल्कुल बाहर है। प्यारे बच्चों, इसी क्रम में एक और हम एग्जांपल देखेंगे आगे कि यदि सीजियम का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो परिकलित कीजिए नंबर ए सीजियम की देहली आवृत्ति, नंबर बी आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यदि प्रकाशित धारा को 0.60 वोल्ट का एक निरोधी विभव लगाकर शून्य किया जाए। प्यारे बच्चों, देहली आवृत्ति और अंतक विभव को हमने पढ़ा था कि φ0 h ν0 के बराबर होता है। अगर देहली आवृत्ति को ν0 बराबर लिखेंगे तो φ0 h हो जाएगा φ0
इसको हम जूल में बदल देंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे प्लांक नियतांक h का मान रख करके इससे डिवाइड करेंगे तो दैनिक आवृत्ति का मान 5.16 × 10⁻14 हर्ट्ज प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कहेंगे प्यारे बच्चों, इस आवृत्ति से अगर कम आवृत्ति हो तो धातु के प्लेट से किसी भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि न्यूनतम कार्यक्रम 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। प्यारे बच्चों, इसमें दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें लैम्डा का कैलकुलेशन हमको करना है, तरंग दैर्ध्य तरंग दैर्ध्य बताना है। तो हम समीकरण लेते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के समीकरण को। हम यहाँ पर E अधिकतम के स्थान पर AB0 h -φ0 कर सकते हैं। हम जानते हैं न्यू बराबर c/λ होता है, तो hc/λ -φ0 कर देंगे। इसी को अगर लैम्डा बराबर लिखा जाए तो hc बटा के EV0 + φ0 हो जाएगा। यहाँ h का मान प्लांक नियतांक है 6.63 × 10⁻−34। c प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ और प्यारे बच्चों यहाँ हम जो है नीचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू रखेंगे 0.60 और φ0 का रखेंगे 2.14। दोनों को ऐड करेंगे तो 2.74 आता है और इसमें हम 1.6 × 10⁻19 से गुणा करके इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे और ऊपर मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं कि इसका तरंग दैर्ध्य 454 नैनोमीटर प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ एग्जाम्पल दिया, हमको उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।